अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने परसेप्शन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और अब तक प्रीवियस वीडियोस में हमने परसेप्शन की डेफिनेशन और फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन का टॉपिक डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ परसेप्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी हमें एनवायरनमेंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कुछ स्टिमुलाई की मदद से, जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से रिसीव करते हैं या जिनकी मौजूदगी में हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं और इस ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को पास ऑन कर देते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही रॉ फॉर्म में होती है। मिसाल के तौर पर हमारी आइज़ लाइट के स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं या लाइट की मौजूदगी में एक्टिवेट होती हैं। मसलन जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो उस चीज़ का एक इमेज हमारी आँख के रेटिना पर बनता है और हमारी आँख उस इमेज को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इमेज है। इस इमेज से ही आगे हमारा ब्रेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसके लिए हमारा ब्रेन मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, इस तरह के बहुत सारे और प्रोसेसेस को इस्तेमाल करता है और इस रॉ इन्फॉर्मेशन में से भी बहुत सारी इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है जी। मसलन इस एक इमेज में से हमारा ब्रेन मुख्तलिफ शक्लें यानी शेप्स, साइजेस, डिस्टेंसेस, कलर्स, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह हमारा ब्रेन मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन से आने वाली इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है और इंटरप्रेट करता है। इसकी मदद से हम शक्लों को पहचान सकते हैं, फासले का अंदाज़ा लगा लेते हैं, गहराई का अंदाज़ा लगा लेते हैं, आवाज़ों का मतलब पहचान लेते हैं, टेम्परेचर का पता चला लेते हैं, टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी परसेप्शंस हैं। इन्हें हम टाइप्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन की 5 मेजर टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। दैट आर नंबर 1 फॉर्म परसेप्शन, नंबर 2 मूवमेंट परसेप्शन, नंबर 3 डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन, नंबर 4 टाइम परसेप्शन एंड नंबर 5 ऑडिटरी परसेप्शन। इस वीडियो में हम फॉर्म परसेप्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर्म परसेप्शन से मुराद है एनवायरनमेंट में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स, फिगर्स या शेप्स को रिकग्नाइज करना, डिटेक्ट करना या आइडेंटिफाई करना। फॉर्म परसेप्शन की मदद से हम लोगों को पहचानते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं, इवन वर्ड्स को पहचानते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारी आइज़ एग्जैक्टली नहीं देती। हमारी आइज़ बहुत ही रॉ फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसी फ्रेम को, जिस आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके फ्रेम को ही देखें तो इसमें एक मेरी शक्ल है, लेकिन सिर्फ मेरी शक्ल इसमें मौजूद नहीं है। इसमें और बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी और आपका ब्रेन उन सब को अलग-अलग आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन हमारी आइज़ बेसिकली क्या करती हैं, हमारी आइज़ 180 डिग्री एंगल में देख सकती हैं और 180 डिग्री एंगल में जो कुछ भी सामने हमारी आइज़ को नज़र आ रहा है, हमारी आइज़ उस सारे का एक इमेज बनाकर हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की शक्ल में। अब इस पूरे इमेज में से हमारा ब्रेन मुख्तलिफ चीज़ों को डिटेक्ट करता है कि इसमें से कौन सी एक पर्सन का फेस है, कौन सी कोई बुक है, कोई रैक है या कोई और चीज़ जो भी आपको इस फ्रेम में मिसाल के तौर पर नज़र आ रही है, या मे भी आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा हो, आप उसे भी रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, ये रिकग्नाइज करना, ये हमारे ब्रेन का काम है। हमारी आंखों ने सिर्फ एक ओवरऑल इमेज सेंड किया है और हमारा ब्रेन उसमें से मुख्तलिफ चीज़ों को पहचान रहा है, उनको नाम दे रहा है, उनकी क्वालिटीज़ को भी पहचान रहा है कि क्या कौन सी क्या चीज़ है, उसका क्या मतलब है। लकीली जो हमारी अगर फेसेस की बात होती तो फेसेस के लिए लकीली हमारे ब्रेन में एक एरिया है जिसे हम फ्यूजिफॉर्म एरिया कहते हैं, FFA। लेकिन सिर्फ फेसेस ही तो नहीं है। फेसेस एक्चुअली हमारे, क्योंकि वास्ता बहुत ज़्यादा पड़ता है, एनवायरनमेंट में लोगों से इंटरेक्शन होती है, तो फेसेस को पहचानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हमें ये करना पड़ता है। इसलिए इसके लिए तो स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसे हम फ्यूजिफॉर्म एरिया कहते हैं, FFA। लेकिन एनवायरनमेंट में और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के लिए तो स्पेशलाइज्ड एरिया हमारे ब्रेन में मौजूद नहीं है। उसके लिए हमारा ब्रेन कुछ प्रिंसिपल्स पर काम करते हुए उन शक्लों को पहचानता है और फिर उनको नाम देता है, उनकी खसूसियात को जानता है। इसके लिए ऑब्वियसली हमारा ब्रेन और बहुत सारे जो मेंटल प्रोसेस हैं जैसे थिंकिंग है, मेमोरी है, लर्निंग है, उनका भी सहारा लेता है। ठीक है जी। तो मैंने जैसे एग्जांपल दी इस फ्रेम की जिसमें मैं मौजूद हूँ और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह आप इस शक्ल पे गौर करें। इस शक्ल में जो आपको एक
वेग सी फॉर्म है, इसमें या तो हो सकता है आपको क्लियरली एक लड़की, नौजवान लड़की या एक यंग वुमेन वो नज़र आ रही हो सकता है कि अगर आप थोड़ी सी अटेंशन अपनी शिफ्ट करें तो आपको इसमें एक बूढ़ी औरत भी नज़र आ सकती है। ठीक है जी। तो ये हमारे ब्रेन का काम है कि हमारा ब्रेन किस तरह प्रोसेस करता है सामने आई हुई इंफॉर्मेशन को। इसी तरह ये एक और शक्ल देखें, इसमें भी आपका ब्रेन एक दरमियान में एक वाइट कलर का वेज इसको भी डिटेक्ट कर सकता है, और हो सकता है कि आपका ब्रेन आमने सामने जो दो फेसेस नज़र आ रहे हैं उनको डिटेक्ट कर ले। तो ये डिपेंड करता है हमारे ब्रेन की एक ऑर्गेनाइजेशन पर कि वो स्टिमुलस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसे हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा ब्रेन कुछ खास असूलों का इस्तेमाल करता है। ये असूल गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट वालों ने दिए थे, यानी मैक्स वर्दिमर, कर्ट कोफका और वुल्फगैंग कोहलर, जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के बानी थे। उन्होंने ये कुछ एक रहनुमा असूल दिए थे जिसके जरिए हम फॉर्म परसेप्शन करते हैं। इन्हें हम गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म परसेप्शन कहते हैं। इन प्रिंसिपल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिनके ज़रिए हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों की शक्लों या शेप्स या फिगर्स को आइडेंटिफाई करता है। इसमें लोग शामिल हैं, चीज़ें शामिल हैं, वर्ड्स शामिल हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का पहला प्रिंसिपल है जी फिगर एंड ग्राउंड, यानी जब हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट में से किसी भी शक्ल को या फॉर्म या फिगर को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, डिटेक्ट कर रहा होता है या रिकग्नाइज कर रहा होता है, तो इसके लिए हमारा ब्रेन उस पूरे विजुअल को या पूरी इमेजरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, फिगर एंड ग्राउंड। यानी जिस चीज़ को देखना या पहचानना मकसूद होता है उसे हमारा ब्रेन फिगर बना लेता है और बाकी सब चीज़ों को ग्राउंड या बैकग्राउंड बना लेता है। यानी वो चीज़, द ऑब्जेक्ट विच इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन, जो हमारी तवज्जो का मरकज़ होती है, विच इज़ डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, जो हमें ज़्यादा वाज़े और मुनफरिद नज़र आ रही होती है, विच इज़ स्लाइटली इन द फोरग्राउंड, जो बाकी चीज़ों के मुकाबले में थोड़ी आगे महसूस हो रही होती है, और विच इज़ रिलेटिवली स्मॉलर दैन द रेस्ट, या जो बाकी चीज़ों के मुकाबले में हमें छोटी नज़र आ रही होती है, उसे हम फिगर कहते हैं। इसी को हम पहचानना चाहते हैं, इसी शक्ल को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं। और बाकी वो सब चीज़ें विच आर नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन, जो हमारी तवज्जो का मरकज़ नहीं है, विच आर नॉट क्लियर, ठीक है जी, और दे में बी स्लाइटली डिम। इस फिगर के मुकाबले में बाकी सब कुछ वक्ती तौर पर डिम हो जाता है या बैकग्राउंड में चली जाती है, उसे हम ग्राउंड या बैकग्राउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस इमेज को अगर आप गौर से देखें तो इसके अगर आप वाइट पोर्शन पर फोकस करें तो आपको एक लड़की की शक्ल नज़र आएगी, और बाकी हिसाब के लिए गैर ज़रूरी या गैर वाज़ेह हो जाएगा वक्ती तौर पर। लेकिन अगर आप इसके ब्लैक पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करें तो आपको एक आदमी सैक्सोफोन बजाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है जी, और बाकी जो हिस्सा है वो आपके लिए गैर ज़रूरी या गैर वाज़ेह हो जाएगा, वो ग्राउंड हो जाएगा। इसी तरह मैंने पहले जो है आपको एक इमेज दिखाया था, जैसे कि एक वेज है। इस वेज में भी या तो आपको एक वेज नज़र आ सकता है अगर आप वाइट पोर्शन पर फोकस करें, या फिर अगर आप ब्लैक पोर्शन पर फोकस करें तो आपको दो आमने सामने ह्यूमन फेसेस नज़र आएंगी, और दरमियान वाले हिसाब के लिए एक गैर ज़रूरी बैकग्राउंड आपको महसूस होगा, ठीक है जी। इसी तरह जैसे मैंने पहले एक और आपको इमेज दिखाया था जिसमें ये एक या आपको लड़की नज़र आ सकती है या एक बूढ़ी औरत नज़र आ सकती है। डिपेंड्स कि आप किस पर फोकस करते हैं, किस हिस्से को अपना सेंटर ऑफ अटेंशन बनाते हैं और किस को आप गैर ज़रूरी समझते हैं या उसको बैकग्राउंड बना लेते हैं वक्ती तौर पर जब आप किसी भी फॉर्म या फिगर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये दूसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट एक लॉ है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का, वो है जी प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू ग्रुप टुगेदर थिंग्स विच आर नियरर टू ईच अदर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, करीब होना। हमारा ब्रेन जब भी कोई शक्ल बना रहा होता है तो जो पॉइंट समझ लें कि जो इन्फॉर्मेशन स्टिमुलस से आ रही है वो काफ़ी सारे डॉट्स हैं, ठीक है जी। एक इमेज के लिए एक जो पूरे विजुअल एरिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे डॉट्स हैं। हमारा ब्रेन उन डॉट्स को कनेक्ट करता है, तो हमारा ब्रेन उन डॉट्स को कनेक्ट करता है जो एक दूसरे के करीब करीब हों। द टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू ग्रुप टुगेदर थिंग्स विच आर नियर टू ईच अदर, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर इन डॉट्स को आप देखें तो एक तरफ तो आप डॉट्स का एक सेट आपको नज़र आ रहा है, आप उनको वो
जितने भी डॉट्स हैं आप उनको एक सेट के तौर पर देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वही डॉट्स आप हैं अब भी उतने ही डॉट्स, लेकिन आप उनको एक सेट देखने की बजाय दो सेट्स के तौर पर परसीव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपने प्रॉक्सिमिटी की वजह से किया है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है उसी तरह ही डॉट्स की, जिसमें आप एक साइड पर जो डॉट्स हैं वो इकट्ठे हैं तो आप उसको एक सेट देख रहे हैं, और वहाँ दूसरी तरफ हमने उनमें कुछ फासला कर दिया, लेकिन बाकी डॉट्स जो करीब करीब डॉट्स हैं आप उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। इसी तरह आप दूसरी तरफ ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं उनको परसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इज द टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू ग्रुप टुगेदर थिंग्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर। हमारा ब्रेन यही जिस तरह की मैं डॉट्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर समझ लें कि पूरी पिक्चर एक डॉट्स है, या पूरा जो सीन हमारी आंखें क्रिएट करके भेज रही हैं ब्रेन को वो सभी के सभी डॉट्स हैं। हमारा ब्रेन इनमें से जब कोई शक्ल क्रिएट कर रहा होता है, डिटेक्ट कर रहा होता है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है, तो उसमें से वो जो सिमिलर डॉट्स हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करता है, मिलती जुलती चीज़ों को आपस में ग्रुप करके फिर पूरी शक्ल बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर इस शक्ल को आप देखें तो आपका ब्रेन एक तरफ तो तमाम डॉट्स को एक सेट के तौर पर देखता है, लेकिन दूसरी तरफ वो डिफरेंट कलर्स के होने की वजह से उनको एक लाइनों के तौर पर देख रहा है। ये एक और एग्जांपल है, इसमें आपका ब्रेन सभी डॉट्स डिफरेंट फासले पर मौजूद हैं, या ये सर्कल्स मौजूद हैं, लेकिन उनके कलर्स डिफरेंट हैं। इन कलर्स की वजह से आपका ब्रेन, क्योंकि जो सिमिलर कलर्स के सर्कल्स हैं उनको आपका ब्रेन इकट्ठा करके एक सेट की शक्ल में देख रहा है। वो 2 सर्कल्स का सेट है, 8 सर्कल्स का, 5 सर्कल्स का, 4 सर्कल्स का, 6 सर्कल्स का, ये सेट इसके तौर पर आपका ब्रेन इसको परसीव कर रहा है, ना कि इन तमाम सर्कल्स को इंडिपेंडेंट या सभी को एक इकट्ठी शक्ल के तौर पर देखने के बजाय आपका ब्रेन इनके सेट्स बना रहा है। आपका ब्रेन इनका सेट्स इस वजह से बना रहा है क्योंकि आपके ब्रेन में टेंडेंसी मौजूद है कि वो ग्रुप टुगेदर करता है उन चीज़ों को विच आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जी क्लोजर। क्लोजर इज द टेंडेंसी ऑफ आवर ब्रेन टू फिल इन द गैप्स। हमारे ब्रेन में ये भी काबिलियत होती है कि हमारा ब्रेन खाली जगहों को खुद फिल कर लेता है। इसीलिए अगर तुम्हारी आंखें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आंखें दे देती हैं, कोई चीज़ हमारे सामने आंखों के, और हमारी आंखें उसकी फ़ोटो ब्रेन को भेज रही हैं, और सब कुछ अगर आंखों नहीं बताना है तो फिर बाज़ औक़ात हमें कोई चीज़ आधी नज़र आ रही थी या आधी से भी कम, तो हमारा ब्रेन पूरी तस्वीर को पहचान लेता है। ठीक है जी। तो आंखों ने तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, अक्सर आपको बहुत गौर करना पड़ता है, फिर आप पहचानते हैं कि ये जो आधी छुपी हुई शक्ल है या नामुकम्मल शक्ल है, ये क्या शक्ल है। तो उसके लिए आपका ब्रेन गैप्स को खुद फिल कर लेता है। इससे पता चलता है कि ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये आप इस शक्ल को आसानी से एक फुटबॉल के तौर पर परसीव कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ ब्लैक स्पॉट्स जो उनसे हैं वो वाजे हैं, और पूरी जो एक ओरिएंटेशन होनी चाहिए फुटबॉल की, तमाम जो उसकी लाइनिंग है वो मौजूद नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन उसको एक फुटबॉल के तौर पर परसीव कर रहा है। इसी तरह ये कुछ रैंडम सी डॉट्स हैं जिन्हें आपका ब्रेन कनेक्ट करके खुद ही एक पूरी तस्वीर बना रहा है। हालांकि ये बाकायदा वो फ़ोटो नहीं बनी हुई, ये कुछ स्क्वायर्स हैं छोटे छोटे, कुछ और इस तरह की शेप्स हैं। सिर्फ उनके कलर को आपका ब्रेन कनेक्ट करके सिमिलैरिटी की वजह से और गैप्स को खुद फिल करके इसको खुद से एक पूरी शक्ल के तौर पर परसीव कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह ये एक और डॉटेड सी शक्ल है जिसमें आप आसानी से एक डॉग को परसीव कर सकते हैं। ठीक है जी। या एक और शक्ल है जिसमें आप आसानी से क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पूरा क्यूब बना हुआ है। ठीक है जी। हालांकि बाकायदा क्यूब नहीं भी बना हुआ, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन आसानी से इसमें से क्यूब को परसीव कर रहा है। ठीक है जी। तो ये इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं जी क्लोजर। क्लोजर के ज़रिए हमारा ब्रेन जब किसी चीज़ की शक्ल बना रहा होता है, ढूंढ रहा होता है या रिकग्नाइज कर रहा होता है, तो गैप्स जो होती हैं उनको खुद ही फिल कर लेता है। अच्छा जी। इसके बाद है जी नेक्स्ट लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। प्रेग्नेंस ये मैंने नोट्स के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ। ये लॉ है जी द टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू फॉर्म द सिंपलेस्ट फिगर्स और फॉर्म्स और पिक्चर्स। हमारे ब्रेन में टेंडेंसी होती है कि वो जो भी आगे मौजूद है फोटो या इमेज या जो भी सीनरी है उसके अंदर जो भी शेप्स हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में परसीव करता है।
ठीक है जी, उनको एक आसान शक्लों के तौर पर देखता है। मिसाल के तौर पे ये ओलंपिक्स का जो निशान है, इसे हम आसानी से मतलब कहेंगे ये 5 ये सर्कल्स हैं, लेकिन ये सर्कल्स के अलावा और भी कई इसके अंदर से शेप्स बन सकती हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इनको सबसे पहले सर्कल्स के तौर पर ही देखेगा। इसके अंदर और भी अगर देखें तो लाइनों से कई किस्म की दूसरी शेप्स बनती हैं, बल्कि कोई भी सर्कल एग्जैक्टली कंप्लीट सर्कल नहीं है, वो हमें खुद क्रिएट करना पड़ रहा है अपनी इमेजिनेशन से, और हम कह रहे हैं कि ये 5 सर्कल्स हैं, वरना इसमें से और भी शेप्स बन सकती हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर टेंडेंसी है कि वो सिंप्लीफाई करता है, आसान शेप्स ढूंढता है उसके अंदर से, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। ठीक है जी। इसके बाद है जी लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, द टेंडेंसी ऑफ आवर ब्रेन टू फाइंड आउट द कंटिन्यूटी एंड डायरेक्शन। हमारा ब्रेन जब कोई शक्ल बना रहा होता है तो उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी और डायरेक्शन को भी परसीव कर लेता है। ठीक है जी, कि आगे से ये डायरेक्शन किधर को जाएगी, सिमिलर डॉट्स को आगे से किस तरफ को मिलाते जाना है, क्या इसकी डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पर इन लाइंस को देखें तो अगर आप कलर को फॉलो करें तो कलर की वजह से तो आपको जिस साइड पे जाना चाहिए आपके ब्रेन को कि ये लाइन आगे से किधर को जा रही है, ठीक है जी, ये टेढ़ी हुई आती हुई और फिर आगे से सीधी हो जाती है कलर की वजह से, लेकिन आपका ब्रेन इसको इस तरह परसीव नहीं करता, बल्कि आपका ब्रेन एक सीधी लाइन और उसके अंदर से एक थोड़ी कर्व्ड सी लाइन, इनको 2 इस तरह की लाइनों के तौर पर परसीव कर रहा है। ठीक है जी, तो ये होता है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन या लॉ ऑफ कॉमन डायरेक्शन, दोनों इसके नाम लिए जा सकते हैं, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन या लॉ ऑफ कॉमन डायरेक्शन। यानी हमारे ब्रेन के अंदर जब वो कोई भी शक्ल ढूंढ रहा है या बना रहा है तो वो कॉन्टिन्यूटी देख सकता है और डायरेक्शन का पता चला सकता है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन या लॉ ऑफ कॉमन डायरेक्शन। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कुछ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लॉज यानी फॉर्म परसेप्शन के लिए। ये ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें उस ऑब्जेक्ट से मिल रही है। इसके अलावा हम अपने सब्जेक्टिव जो फैक्टर्स हैं, यानी हमारी मेमोरी है, थिंकिंग, रीजनिंग वगैरह, ख़ास तौर पर मेमोरी वगैरह का, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम पर सोशल फैक्टर्स भी असरअंदाज होते हैं जब हम कोई भी फॉर्म या फिगर परसीव कर रहे होते हैं। ये मैं लास्ट की एग्जांपल देकर इस टॉपिक को कंक्लूड करता चलूँ। जैसे आप लोग रोटी के ऊपर से कोई जी अल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये किसी ने आपको बताया और आपने भी एज इट इज़ उसको फॉलो कर लिया और आपने कहा हाँ जी वाकई नज़र आ रहा है, या चांद के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है या बादलों के साथ इस तरह का कोई लिखा हुआ है, तो ये क्योंकि सोशली डिज़ायरेबल है। अब ये ना मानना कि जी मुझे तो नहीं महसूस हो रहा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा, तो जैसे कोई आप कोई गैर इस्लामी बात कर रहे हैं या कोई गैर मजहबी बात कर रहे हैं या कोई आप मज़हब के कोई अगेंस्ट हैं या इस तरह की जो एहसासात हैं उनमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा ब्रेन फ़ौरन उस डायरेक्शन में उस चीज़ को परसीव करना शुरू करता है जिस अंदाज में हमें कोई बता रहा होता है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए के तौर पे कह रहा हूँ, वरना इससे मेरा इस बात को डिस्क्रेस करना मकसूद नहीं है कि जी वाकई इस पर अल्लाह लिखा होता है या नहीं लिखा होता। अगर मेरी राय पूछें तो ये बहुत ही माइनर और सुपरस्टिशियस किस्म की बातें हैं। अल्लाह ताला को अपने आप को साबित करने के लिए इतनी छोटी निशानियों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को, दुनिया पूरी को, अपने आप को, अपने किसी बॉडी पार्ट को, किसी भी चीज़ को देख लें तो अल्लाह ताला की अज़मत का बहुत बड़ा सबूत है। उसके लिए ये रोटी पे से ये ढूंढना, चावलों पे से, चांद पे से, बादलों पे से कि ये लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था, मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब नहीं है। खैर, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। ये था जनाब हमारा फॉर्म परसेप्शन का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मूवमेंट परसेप्शन और डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।